I am Anuj Chaudhary. Today I am going to discuss shortcomings of dimension analysis, some of its examples, and verification of each drawback related to dimension analysis. Now, shortcomings of dimension analysis. Number one shortcoming: it cannot determine the value of proportional constant. जो किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू को ये डिटरमिन नहीं कर सकता, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकता, ये ड्रॉबैक है इसकी। नंबर टू, इफ एनी इक्वेशन contains trigonometric exponential means होता है e की पावर x, a की पावर x and so on, और logarithmic terms, it cannot derive that equation. अगर किसी भी इक्वेशन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो या एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो या लॉगरिथमिक फंक्शंस हो तो उनको भी ये डिराइव नहीं कर सकता। इन फंक्शंस की हम बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास एक फार्मूला आता है टॉर्क इक्वल टू RF sin थीटा, इसको भी डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके अंदर आ गया है, ये डायमेंशनलेस होता है, sin थीटा जो है डायमेंशनलेस होता है, ठीक, इसको ये डिराइव नहीं करता है इक्वेशन को। अगर हम दूसरी बात करें एक्सपोनेंशियल की, तो 12th क्लास में हम स्टडी करते हैं q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, ये इसको भी डिराइव नहीं कर सकता। तीसरी बात करें अगर हम लॉगरिथमिक की, अगर कहीं पे कोई फोर्स इस प्रकार से वर्क कर रहा हो f नॉट log e x बाई r, इसको भी ये डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लॉग आ चुका है। क्लियर? नाउ थर्ड ड्रॉबैक, it cannot derive the complex equations। तो पहले हम देखें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास हम जिस डेरिवेशन को डिराइव कर रहे थे, जिस फार्मूले को डिराइव कर रहे थे, वो इस प्रकार का फार्मूला था। राइट हैंड साइड में कितना टर्म है? एक टर्म, ये सिंगल टर्म कहलाएगा, और एक टर्म ये है, तो टोटल 2 टर्म्स हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर टोटल 2 टर्म्स हैं, इस प्रकार की इक्वेशन को ये डिराइव कर सकता है। ये इस इक्वेशन को v इक्वल टू u प्लस at को डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि राइट हैंड साइड पे देयर आर 2 टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, तो टोटल कितने होगा? 3। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें टोटल टर्म्स की संख्या 2 से अधिक होती है, डायमेंशन से हम कॉम्प्लेक्स रिलेशन कहते हैं, ऐसी भी इक्वेशन को ये डिराइव नहीं कर सकता। ठीक, नाउ नंबर 4, ये अगर कोई भी इक्वेशन 6 अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हो, मैक्सिमम 6 अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, तो ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं क्योंकि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसके अंदर हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें मोल, ये हमारे पास 3, 4, 5, 6 सिंबल्स होते हैं जो 6 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कोई भी डायमेंशनल फार्मूला या सिंबल नहीं। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला नहीं कहूँगा, सिंबल नहीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो जब हम क्या करते हैं, जब किसी फार्मूले को डिराइव करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होती है उसको राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर रखते हैं। ठीक, ये जो 6 वेरिएबल्स हैं, ये 6 सिंबल्स हैं जो वो लेफ्ट हैंड साइड में भी होते हैं, राइट हैंड साइड में भी होते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड की पावर को, मास की पावर को, राइट हैंड साइड के मास की पावर को कंपेयर करते हैं। ऐसे लेंथ के साथ, टाइम के साथ, सो ऑन, इसी प्रकार से। तो हमें पास कितनी इक्वेशन बनेंगी? 6 इक्वेशन बनेगी कंपैरिजन से। 6 इक्वेशन से हम 6 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर अधिकतम 6 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है दूसरे, तो उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं। 7 या इससे अधिक भी डिपेंड करती है तो हमारे पास, क्योंकि 6 रेशो मिल रहा है, तो 6 से हम 7 या 8 वेरिएबल को वर्कआउट नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो 6 से ज्यादा दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। नाउ फिफ्थ, ये स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट नहीं करता। मींस जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वही स्पीड की डायमेंशन होती है, ठीक, या जो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है वही डिस्टेंस की डायमेंशन भी होती है। नाउ 6 की बात करें तो ये उन्हीं रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकती है, उन्हीं फार्मूले को एस्टैब्लिश कर सकती है जिसमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता है, अगर किसी भी रिलेशन में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता है, तो ये उसको भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल के ऊपर ये इसको तो एस्टैब्लिश कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें G m1 m2 by r स्क्वायर को, तो ये इसको डिराइव नहीं कर सकती, क्योंकि जो यहाँ पे G है वो डायमेंशनलेस नहीं है, इसकी डायमेंशन होती है। तो हम उन्हीं इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं जिसमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो, ठीक। 7th, अगर किसी रिलेशन में जितनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, वो एक दूसरे से डायमेंशनली डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे रिलेशन को ये एस्टैब्लिश कर सकता है। इट कैन नॉट एस्टैब्लिश द रिलेशन इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व आर नॉट डायमेंशनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होती है, उनको एक दूसरे से उनका डायमेंशन अलग होना जरूरी है रिलेशन को या फॉर्मूले को एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे ये भी 12th का पार्ट है, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये फ्रिंज विड्थ है, ये भी लेंथ है, मीटर इसकी यूनिट है, ये l डायमेंशन है, ये डिस्टेंस है कैपिटल D, इसका भी मीटर ही यूनिट है, लैम्डा वेवलेंथ है और स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। तो सबकी डायमेंशन सेम है, उसको ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। 8th, ये किसी ऐसे रिलेशन को भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता जिसमें कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जो डायमेंशनलेस हो। जैसे अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये रियल फार्मूला है। इसमें जो स्ट्रेन आती है वो डायमेंशन लेस होती है, स्ट्रेन जो आता है वो डायमेंशन लेस होता है। इस फार्मूले को भी ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। क्लियर? ये हमारे पास शॉर्ट कमिंग थी। और इसके अलावा अगर हम और लिस्ट करना चाहें तो डायमेंशनलेस से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकते, इनकरेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। मींस कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो रियली वो इनकरेक्ट होगी, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, वी कैन नॉट से वेदर इट इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट, ठीक। 10th की बात करें हम, तो इसमें हम ये बात कर सकते हैं टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम हो सकती है, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम हो सकती है। एग्जांपल प्रेशर एंड स्ट्रेस, इनकी डायमेंशन सेम, ठीक। तो ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट कुछ केसेस में नहीं कर सकते जिनका डायमेंशन सेम है, लेकिन रियली वो फिजिकल क्वांटिटी अलग है। ये इनकी ड्रॉबैक्स है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो डायमेंशन से रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो एंट्रेंस में भी आ चुके हैं, नॉर्मली जो होम एग्जामिनेशन 11th के उसमें भी आ जाते हैं,
नाउ क्वेश्चन, मेरे पास एक इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू आर टी। P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। ठीक, हमें डायमेंशन ऑफ A वर्कआउट करना है, कितना है, डायमेंशन ऑफ B वर्कआउट करना है कितना। तो यहाँ पे देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहे हैं, हम इसकी प्रॉपर्टी बेसिस स्टडी कर रहे हैं। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉल्यूम ही। इसका मतलब स्मॉल v क्या हो गया, ये वॉल्यूम हुआ। तो स्मॉल v की डायमेंशन जो है वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल होगा, और ये आ जाएगा L क्यूब, और इसको हम लिखेंगे m0 L क्यूब T0। नाउ ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो इसको भी प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर को ही ऐड किया जा सकता है। तो देयरफॉर A अपॉन बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगा, और हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू P इंटू बी स्क्वायर का डायमेंशन। P का डायमेंशन हमें याद होना चाहिए, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, एंड वॉल्यूम का स्क्वायर यानी L क्यूब का होल स्क्वायर, एंड इट कम्स आउट टू बी m1 L पावर 5 T माइनस 2। Now next question. Next question. Convert 1 joule into अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। हमें पता है जूल जो है एमकेएस सिस्टम की यूनिट है और अर्ग सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे इसके बाद। और 1 जूल, जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। अर्ग सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में केजी को हम कहेंगे ग्राम, मीटर को कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टाइम सेकंड स्क्वायर पावर माइनस 2। दिस इज n1 u1 n2 एंड दिस इज यूनिट u2। हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, हम n2 को लिख सकते हैं n1 u1 बाई u2। मैंने आपको बताया था n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मास लेंथ टाइम की यूनिट है, यहाँ पे मास लेंथ टाइम की यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, मास के नीचे मास रखेंगे, केजी अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल स्क्वायर, सेकंड अपॉन सेकंड पावर माइनस 2। फिर बताया था कि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 इंटू केजी को लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, एंड सेकंड से सेकंड यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, इट कम्स आउट टू बी 10 पावर 5। ठीक, therefore what we can write 1 joule इक्वल टू 10 पावर 5, यह स्क्वायर आएगा तो सॉरी 10 पावर 7 आ जाएगा, 10 पावर 7 अर्ग। वैसे भी ये वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए हमेशा, बहुत बार यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। सिमिलर क्वेश्चन है, न्यूटन एमकेएस सिस्टम का, डाइन सीजीएस सिस्टम का फोर्स का यूनिट होता है। न्यूटन जो होता है एमकेएस सिस्टम का फोर्स का यूनिट होता है, और डाइन सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये n1 हो गया, u1 n2 एंड दिस इज u2। हम क्या करेंगे, अब हमें पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो n2 की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा n1 u1 बाई u2, मास के नीचे मास, लेंथ के नीचे लेंथ, टाइम के नीचे टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 u1 kg अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर,
एंड सेकंड अपॉन सेकंड होल पावर -2। ये कैंसिल हो जाएगा। केजी बिग यूनिट है, बड़ी यूनिट है, 1000 ग्राम के इक्वल होती है, अपॉन ग्राम, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना है। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, अपॉन सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 की पावर 5 आता है। Therefore, what we can say 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 टाइम। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। इस थर्ड यूज की बेसिस पे जो क्वेश्चन है, अगर एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट में डेवलप करूं जिसमें केजी को केजी स्टार से शो करूं और 1 केजी स्टार इक्वल टू 10 kg एंड मीटर लेंथ की यूनिट को मीटर स्टार से डिनोट करूं और ये जो है 1000 मीटर के बराबर हो, और सेकंड की यूनिट को सेकंड स्टार से डिनोट करूं और 1 सेकंड स्टार इक्वल टू 10 पावर -2 सेकंड। देन क्वेश्चन इज फाइंड unit of force in this system and the value of 1 Newton in this system। तो हमारे पास क्या होगा, फिर से हम ये बेसिकली पुराने वाले n1 u या n2 u2 से हम करें तो यहाँ पे n2 इक्वल टू आ जाएगा n1 u1 by u2। ठीक है, हमारे पास पता है कि जो फोर्स की यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये हमें लेना है इक्वल टू हाउ मच केजी स्टार मीटर स्टार एंड सेकंड स्टार पावर -2। तो इसको हम लिखें n1 1 आ जाएगा u1 kg अपॉन kg स्टार, मीटर अपॉन मीटर स्टार, सेकंड अपॉन सेकंड स्टार पावर -2। केजी स्टार 10 kg के बराबर है, मीटर स्टार 1000 मीटर के बराबर है, एंड सेकंड स्टार 10 पावर -2 सेकंड के इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 10,000 इंटू 10 पावर 4 1 आ जाएगा। Therefore, what we can say 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 kg स्टार मीटर स्टार सेकंड स्टार पावर -2। कुछ डायमेंशंस को हम वर्कआउट कर लेते हैं इसके साथ साथ। जैसे पहला स्प्रिंग कांस्टेंट, इसे के से डिनोट करते हैं। F फोर्स होता है इक्वल टू K इंटू एक्स और K इक्वल टू F बाई एक्स होता है। एक्स यहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन, लंबाई में इंक्रीमेंट या कंप्रेशन से जो लंबाई करती है स्प्रिंग के लिए। तो डायमेंशन ऑफ K हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स, m1 L1 t-2 अपॉन L1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा m1 L0 t-2। स्प्रिंग कांस्टेंट का ये डायमेंशन है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of
फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू इंटू एन के बराबर होता है। म्यू फ्रिक्शन फोर्स है और एन नॉर्मल रिएक्शन ये भी फोर्स है। हम यहाँ से कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू होता है, इट कैन बी रिटन एफ आर बाई एन, मीन्स डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। दोनों ही फोर्स है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ये जो है डायमेंशन लेस आ जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ मास, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो डायमेंशन ऑफ आई निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालेंगे, एम आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। मास का कैपिटल एम होता है और आर जो है डिस्टेंस है, लेंथ है, एम एल स्क्वायर। टी नहीं आएगा, टी को 0 लिखेंगे। ये वो डायमेंशन, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 11th क्लास पे। इसको हम देख के चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। डायमेंशन ऑफ टाउ एफ आर साइन थीटा। एफ फोर्स है, m1 l1 t माइनस 2 l और साइन थीटा डायमेंशन लेस है, m1 l स्क्वायर t माइनस 2। इसी प्रकार से जो अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दे रहा हूँ। ठीक। फिफ्थ, यहाँ पे हम करें एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसे हम शो करते हैं एल से, और ये जो होता है आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, ये एम वी आर के बराबर होता है। अब कहीं से इसको वर्कआउट कर देते हैं। इसे हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। किसी भी हेडिंग के अंतर्गत, किसी भी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत इसको पूछा जा सकता है। तो डायमेंशन ऑफ एल की बात करेंगे, आई का डायमेंशन, ओमेगा का डायमेंशन। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम एल स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, टी पावर -1। इससे भी वर्कआउट करेंगे, इतना ही है। ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इसका डायमेंशन निकालना है, हमें पता है F इक्वल टू, फार्मूला पता होना जरूरी है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2, मीन्स डायमेंशन ऑफ जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ फोर्स है यहाँ पे, m1 l1 t माइनस 2, r l स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r स्क्वायर है यहाँ पे, m1 m1 हो जाएगा, दूसरा भी मास है m1 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा m पावर -1 l क्यूब t माइनस 2। I think it is seventh एग्जाम्पल, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है सिग्मा से शो करते हैं,
ये फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। जिसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। फोर्स का डायमेंशन ml1 t-2 अपॉन एरिया का l स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी m1 l-1 t-2। Eighth and last for today. Coefficient of elasticity. इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट वेलोसिटी को, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। So therefore dimension of coefficient of elasticity is equal to dimension of stress upon strain. स्ट्रेस का डायमेंशन होगा m1 l-1 t-2 और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है m1 t-2। हो सकता है आपको स्ट्रेन की डायमेंशन ना पता हो, इसको वर्कआउट कर देता हूं टुडे लास्टली, उसके बाद वीडियो ऑफ करता हूं। स्ट्रेन जो होता है इट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। ये रेशो होता है। तो अगर इसको पाई से डिनोट करते हैं तो डायमेंशन ऑफ पाई अगर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? हम बॉडीज को, जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, बॉडीज को या तो लेंथ में कैटेगराइज करते हैं कि उसमें लेंथ होती है, या वॉल्यूम में कैटेगराइज करते हैं। तो डायमेंशन यहाँ पे लेंथ या वॉल्यूम से है। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक? तो L ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, L क्यू ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप अगर लेंथ की बात करें L/L आ जाएगा, ये L3/L3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा डायमेंशनलेस, जिसका यूज मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक, टुडे यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे, और मैं यहाँ पर जो फॉलो कर रहा हूँ सीक्वेंसली, वो पहले अभी कुछ चैप्टर तक एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग चलूँगा, उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक, इससे पहले कि नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलें, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।